अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू थर्ड ईयर। नए सब्जेक्ट्स, नया पढ़ने का तरीका होगा। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा अब वो बताऊंगा फार्माकोलॉजी के फार्माकोलॉजी जो है इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपने यूज़ करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और कुछ की पॉइंट्स जो आपको इस मॉन्स्ट्रस फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो आई एम एस ए नोड और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताने लगा हूँ। अब देखें, अगर हम सबसे पहले ना, आप अगर एक सीक्वेंस में चलोगे ना तो उस सीक्वेंस के अंदर आपको फार्माकोलॉजी समझ भी आएगी और याद करना भी आसान रहेगी। सबसे पहले आपने कोई भी टॉपिक उठाना है ना तो उस टॉपिक का आपने कैप्लान का लेक्चर लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि ना डिस्क्रिप्शन के अंदर कैप्लान के लेक्चर्स का ना लिंक डाल दूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो कैप्लान के लेक्चर ढूंढने में मसला ना हो। कैप्लान का लेक्चर आपने लेना है, साथ में ये आपके पास होती है कैप्लान की बुक। आपने क्या करना है, आपने साथ साथ ना कैप्लान का लेक्चर लेने के इसके ऊपर नोट करते जाना है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो वो पढ़ाते हुए बताता होता है, ठीक है। तो वो आपको साथ साथ जब वो बताता रहेगा तो आप साथ साथ नोट करते रहना। इससे क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो भी आपके नोट डाउन एक दफ़ा हो जाते हैं, क्योंकि आप हर दफ़ा लेक्चर दोबारा दोबारा नहीं ले सकते, फिर आप किताब भी पढ़ते होते हो। तो सबसे पहले आपने कैप्लान के लेक्चर लेने हैं अलॉन्ग विद कैप्लान की बुक। ये कैप्लान की बुक है, छोटी सी बुक है ये। जब आप सबसे पहले नंबर आपको क्योंकि किसी भी टॉपिक का ना कोई भी अंदाज़ा नहीं होता ना, तो कैप्लान के लेक्चर ना आपकी उसकी बेसिस बना देते हैं। आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर ना मेजर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट लेवल आता है कि अच्छा अब आपको पता चल गया कि टॉपिक में है क्या क्या। नंबर 2 पे आपने ARC के सप्लीमेंट्स होते हैं। ARC के सप्लीमेंट्स इस तरह के होते हैं, आपको इसका भी मैं ना लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ARC के सप्लीमेंट्स का भी लिंक डाल दूंगा। तो ये भी आपके पास इस तरह के ये वाले जो है ना ARC के सप्लीमेंट्स होते हैं। मेरी तरह ना करना ये कि साथ साथ नहीं, ये तो ARC का नहीं, ये निंजा का है, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन ना आपने जिस तरह यूं करके होते हैं आपको इसके अंदर ना इस तरह के क्लासिफिकेशंस दी हुई होती हैं, ठीक है, ARC के सप्लीमेंट्स में। तो आपने ये ARC के सप्लीमेंट्स की ना क्लासिफिकेशंस जो है ना वो लाजमी करनी होती हैं। कैटजन के अंदर जितनी ड्रग्स दी होती हैं ना वो सारी इसकी क्लासिफिकेशन में बेस्ट क्लासिफिकेशंस जो है ना वो ARC से ही आपने करनी होती हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास ये सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो नंबर 1 पे आपने कैप्लान का लेक्चर लिया और अलॉन्ग विद कैप्लान। नंबर 2 पे आपने ARC के सप्लीमेंट्स जो है ना उनका आपने प्रिंट निकलवा लेना है और उससे आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन की याद करनी है। नंबर 2 पे ये हो गया नंबर 1, फिर ये नंबर 2 पे ये हो गया। अब नंबर 3 पे ना एक होती है निमोनिक बुक। अब इस निमोनिक बुक का भी मैं आपको ना, रमज़ानुल हक शायद है भाई, उनका क्या कहते हैं ना, ये है बुक निमोनिक्स की, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करेगी। इसके बगैर कैटजन को याद करना बहुत औखा काम है। तो निमोनिक बुक आपने खोलनी है सबसे पहले, और इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आपने निमोनिक बुक से आपकी जो कैटजन की हर चैप्टर की समरी होती है ना, अब ये आपकी क्या है कैटजन है, ठीक है। मैं इसके अंदर से निकालता हूँ पहला चैप्टर कौन सा, चलो ये इधर से निकाल लेता हूँ, CNS का एक चैप्टर निकाल लेता हूँ, सेडेटिव हिप्नोटिक्स। अब ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स का चैप्टर था ना, इसकी ये समरी थी। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वहाँ से आपके पास ना निमोनिक्स जो थे, जिस तरह बेंजोडायज़ेपिन्स है तो टॉम, स्टील, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्रग्स, तो उसका मैंने ये निमोनिक करके कर लिया। फिर आगे था कि आपके पास मेटाबोलाइज लीवर से बाहर कौन सी होती है, आउटसाइड द लीवर का निमोनिक। फिर आपके पास ना अब एक्शंस ऑफ ना बेंजोडायज़ेपिन्स के लिए बेंज से बेंजोडायज़ेपिन्स, और स्कैम से इसके क्या कहते हैं, स्कैम से आपके पास इसके यूजेस हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स के लिए ABCDE और यूँ। तो मैंने क्या किया कि ये बाकी समरी जो होती है इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें ही लिखी होती हैं, बट इसको इस तरह आप चैनलाइज कर सकते हो अपने चीज़ों को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने समरी चैप्टर की खोलनी है। अब जैसे समरी खोली, अब वो ये सारी की सारी IV एनेस्थेटिक्स के लिए बारबीडॉल इन पैसिफिक ओशन, इसका निमोनिक हो जाता है, ठीक है। हेलोथेन के बारे में जो बातें हैं वो हेलोथेन के निमोनिक से ही हो जाती हैं। इस तरह करके करोगे ना तो आसानी रह जाएगी, वगरना बहुत औखा हो जाता है। मेरी पहली असेसमेंट में अच्छे नंबर इसी वजह से नहीं, जैसे फेनिटॉइन का साइड इफ़ेक्ट्स का फेनिटॉइन ही क्या कहते हैं आ जाता है। तो यही समरी थी। अब समरी के अंदर क्या फेनिटॉइन के साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये फेनिटॉइन से ही साइड इफ़ेक्ट्स बनते हैं। वेलप्रोएट से, ये हमारा प्रॉफ का सवाल था। इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन का हैंड कॉमा से आपके पास था ये। फिर ये अब कौन से सीजन में कौन सी यूज होती है, तो VLC प्ले। इस तरह करके आपने निमोनिक वाली जो बुक है उससे
अपनी समरी टेबल, क्योंकि आप अब बहुत सारी किताबें नहीं आखिरी दिन पढ़ सकते होते, तो आपने क्या करना है, आपने निमोनिक वाली बुक जो है ना, उससे आपने कैटजन की जो समरी टेबल्स है ना, उसके ऊपर बातों को ऐड करना है। अब यहाँ तक आपके पास 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले कैप्लान का लेक्चर लिया है, कैप्लान की बुक पे वो उसको करके फिर आपने अब एआरसी से क्लासिफिकेशन याद किया। जब क्लासिफिकेशन कर लोगे ना, तो आपके पास ड्रग्स के अब आपको सारे नाम आ गए हैं। नेक्स्ट आपके पास अब आपने उसकी क्या-क्या याद रखना होता है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करनी होती है, फिर आपने उनका अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस आपको कैप्लान के लेक्चर्स में अच्छे से समझ आ जाते हैं सारे के सारे। फिर इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, वो आपके निमोनिक की बुक से कवर हो जाते हैं, और आपने हर ड्रग की आपने यही 4 चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक ना चीज़ें आपकी तकरीबन कवर हो जाती हैं। फिर आता है कि अच्छा, अब आपको ना बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह और कॉन्सेप्ट्स जो है ना, मज़ीद जो जो ये ना आपके पास कैप्लान में नहीं है या निमोनिक बुक के अंदर, क्योंकि ना याद करने वाली चीज़ें ही ज़्यादा हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस और ये सब ये। तो अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कहाँ से, तो वो आपके पास अब आपको मिनी कैटजन के अंदर से चैप्टर्स को पढ़ना होगा, ठीक है। अब मिनी कैटजन के अंदर से चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको बड़ी ही हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मिनी कैटजन जो है ना, ये बिग कैटजन की एक्सट्रैक्ट लिखी हुई है, और इन्होंने बस बातें घुसेड़ी हुई हैं इसके अंदर कि ना एक चीज़ के अंदर वो, यानी एक लाइन, अब मैं अगर यहाँ से एग्जांपल आपको दूँ ना, तो ये अच्छा, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एआरसी की ही क्लासिफिकेशन खुद बनाई हुई है। ये मैं जब चैप्टर वाइज गाइडलाइंस बताऊंगा ना, तब बताऊंगा इसका। ये अब इसमें देखो, एक ये पैराग्राफ है, इसके अंदर उसने हर लाइन के अंदर ना अलग ड्रग का क्लिनिकल यूज़ वगैरह बता दिया हुआ है। ये तो आपके लिए ना फिर ये बड़ा ही औखा हो जाता है। ये इसको करने का सबसे आसान तरीका, जो मुझे तो आधे साल बाद ही हुआ था, क्योंकि भाई ने वीडियोज़ भी लेट बनाई थी, MBS मीडिया लेक्चर बहुत अच्छा मिनी कैटजन से पढ़ाते हैं भाई, साथ में बिग कैटजन की बातें भी एडिशन करा देते हैं मिनी कैटजन पे ही। तो मिनी कैटजन की आपने जो रीडिंग करनी है ना, वो आपने MBS मीडिया लेक्चर जो है ना, उसके थ्रू करनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि MBS मीडिया लेक्चर्स की भी ना, बल्कि बस चैनल का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो MBS मीडिया लेक्चर्स को आपने देखना है ये, और इससे आपके पास मिनी कैटजन जो है ना, उसकी भी रीडिंग हो जाएगी। अब जब आपने एक दफ़ा ना क्या कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया है, अब आपका ना एक दफ़ा अच्छे से ये टॉपिक प्रिपेयर हो चुका हुआ है कि कैप्लान का लेक्चर लिया है, कैप्लान की बुक पढ़ी है, ARC के सप्लीमेंट से क्लासिफिकेशन की है, निमोनिक की बुक से आपने सारे निमोनिक से आपने यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स यही समरी टेबल्स के ऊपर अपने नोट डाउन कर लिए हैं, MBS के थ्रू आपने अंदर से चैप्टर भी पढ़ लिया है। पेपर के दिन ना आपके पास टाइम क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ना क्लासिफिकेशंस और समरी टेबल्स जो है ना, उनको पढ़ सकते होते हो, सिर्फ इतना टाइम। यानी आपके पास ना फार्मा के लिए, फार्मा का होता तो पहला पेपर है, तो आप इसको ना 12-13 दिन भी दे देते हो, लेकिन आपको फिर भी ना जो पहले दिन पढ़ते हो ना, आखिर में फिर भूल जाते हो, तो आखिरी के 2 से 3 दिन आपको रिवीजन देनी होती है। उस रिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशंस और समरी टेबल्स करने होते हैं। तो आपने ना अब क्या करना होता है कि जब आप ये कर लोगे ना, अब आप नेक्स्ट टाइम में जो ये कैप्लान से आपने अब जब आप अंदर से मिनी कैटजन पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि अच्छा, मैंने काफ़ी, मुझे इसमें से जो मोटी मोटी बातें थी ना, वो कैप्लान से पढ़ ली थी। अब आपने दोबारा से क्या करना है कि आपने कैप्लान उठानी है, और आपको मेन बुक आपने मिनी कैटजन रखनी है, क्योंकि पेपर इसी से बनता है। आपने कैप्लान के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा बातें लग रही हैं ना मिनी कैटजन से, वो आपने इन्हीं समरी टेबल्स पे लिख लेनी है, ठीक है। अपने अपने समरी टेबल्स के हिसाब, बहुत जगह होती है इधर उधर, तो आपने कैप्लान की बुक से जो एक्स्ट्रा बातें लग रही है ना, जो आपको क्या लग रहा है कि चैप्टर के अंदर भी नहीं था और समरी टेबल में भी नहीं था, आपने कैप्लान की बुक से भी है, तो आपका क्या हो जाएगा कि फिर अब आपके पास शॉर्ट लिस्ट इस तरह हो जाएगा कि निमोनिक की बुक आपको दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो आप समरी टेबल में कर चुके हो। कैप्लान की बुक आपको दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी, कैप्लान के लेक्चर आपको दोबारा नहीं उठाने पड़ेंगे। यहाँ तक ये चीज़ होगी। ARC के सप्लीमेंट्स मस्ट होते हैं, आपको वो क्लासिफिकेशंस तो उससे बार बार ही करनी होती हैं, तो वो आपके पास ARC सप्लीमेंट्स अब आपको करने हैं, और समरी टेबल्स आपको एंड में करनी है। और जो अंदर है ना, अब चैप्टर के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने ना मोटी मोटी बातों को हाईलाइट करो, ठीक है, और मोटी मोटी बातों को ही आप याद करो, ठीक है। ये आप हर चीज़ नहीं याद करनी है आपने, ये आपको मोटी मोटी बातें क्या होती हैं, यही 4 होती हैं, मोड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और साइड इफेक्ट्स। कुछ होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, वो आपको रीड करनी होती हैं, वो ज़्यादा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ज़्यादा नहीं होती। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप ना शुरू दिन से ना डिफरेंट कलर्स जो है ना, वो डिसाइड कर लो, अपने किताब के शुरू में लिख लो कि मैंने इन चीज़ों को, जिस तरह मैंने क्या किया था कि अपने जो साइड इफेक्ट्स थे ना, वो मैं हमेशा ग्रीन मार्कर से ना लिखता था या ग्रीन पॉइंटर से लिखता था, और हाईलाइट ग्रीन से करता था।
ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमेशा क्या करता था, रेड पॉइंटर से ना अंडरलाइन या लिखता था उसको, अगर मैंने समरी टेबल पे रेड से लिखता था, ठीक है। और जो ना हाईलाइट करता होता था ना, हाईलाइट मैं इसको वैसे ज़्यादातर नहीं करता होता था, और यूजेस को मैं पिंक से ना वो करता था, हाईलाइट करता था, और ना बाकी इसके लिए मैं पर्पल कलर का पॉइंटर यूज़ करता था। इस तरह करके आपके पास ये, और क्लासिफिकेशन को मैं अक्सर क्या कहते हैं ना, ऑरेंज से या ये ना येलो से हाईलाइट कर लेता होता था, ये इस तरह करके है। तो अगर आप शुरू से अपनी एक कलर स्कीम बना लोगे ना, तो आपकी ना किताब के अंदर आपकी एक मेमोरी बनती जाएगी कि अच्छा ये आपको किताब, आप वरना ना आप एंड में यही कंफ्यूज होगे कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये। तो अगर आप शुरू से ये एक स्कीम बना के चलोगे ना, तो इस स्कीम से आपको बड़ी हेल्प होगी। तो ये इसी तरह का करके अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी किताब, तो अच्छा, मैं अपनी किताब में यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो अब कि ये अब क्या है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। अब ये बीटा ब्लॉकर्स थे ना, अब इसमें से मैंने क्लासिफिकेशन जो थी, तो इसमें को मैंने येलो से किया हुआ है, ड्रग्स के जहाँ जहाँ पे भी नाम होंगे। यूजेस जो हैं उसको मैंने पिंक से किया हुआ है, ये ग्लोकोमा में यूज़ होती है, एस्थमा में यूज़ हो रही होती हैं। ये देखो यूजेस सारे के सारे मैंने पिंक से हाईलाइट किए हुए हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स मैंने ग्रीन से किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह करके अगर आप एक स्कीम बना लोगे ना, और अगर वहाँ पर भी अगर आप देखो ना, तो ना इसी तरह के यूजेस वगैरह भी, चलो मैंने रेड से लिख लिया या पर्पल से कभी लिख लेता था, तो इस तरह करके स्कीम के हिसाब से चलोगे तो बहुत आसानी रह जाएगी आपको। तो ये चीज़ भी आपके पास होगी कि डिफरेंट कलर्स आपने रखने हैं। ये अभी तक अब आपके पास मेजरली क्या है, आपने AR से, अब आखिरी आपने क्या तैयार किया है, ARC सप्लीमेंट से क्लासिफिकेशन, समरी टेबल्स के ऊपर आपने ये निमोनिक्स भी लिख लिए हैं, कैप्लान की बुक वाली एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर ली हैं, ताकि आपको दोबारा पढ़ने के अब आपका मेन समरी टेबल्स हो गए हैं, और मिनी कैटजन के अंदर से। अब आप अगली दफ़ा जब करोगे ना, आप MBS मीडिया लेक्चर से एक दफ़ा तो आपने बुक पढ़ ली, अब आपने अगली दफ़ा में ये कोशिश करनी है कि आप जो मिनी कैटजन के अंदर एक्स्ट्रा बातें हैं ना, वो भी इन समरी टेबल्स के ऊपर आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो लिख लो। ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आपको अंदर से चैप्टर, नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अंदर से पढ़नी होंगी, तो उनके साथ आप जाके ऐसे बड़ा सा स्टार बना लेना कि मैंने ये चीज़ तो यहाँ चैप्टर से लाजमी पढ़नी है, दोबारा से मैं पूरा चैप्टर अब नहीं पढ़ सकता। तो इस वजह से अब आप मिनी कैटजन जो है उसको भी आप उसके अंदर से भी बातें समरी टेबल्स के ऊपर कर लोगे। तो अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हो गई, मिनी कैटजन के समरी टेबल्स और ARC की क्लासिफिकेशंस। जब ये दोनों चीज़ें होंगी ना पेपर के अंदर, आप इन्हीं को रिवाइज करके भी जाओगे ना, अगर अगर आपने इसी तरीके से पढ़ा होगा, तो आपका पेपर बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपके पास एक बेसिक तरीका था, जो मैंने अपना बहुत ज़्यादा तरीक़ों के बाद ना जाके एक डिवाइस किया, और जिससे एक मेरी एक पेस बन गई थी करने की तैयारी की। अब आ जाते हैं हम रिसोर्सेज के ऊपर। अच्छा, ये तो दो मेजर किताबें थी आपकी, क्या, एक किताब थी जी मिनी कैटजन, और दूसरी किताब थी कैप्लान। कैप्लान आपके कॉन्सेप्ट्स बनाती है। ठीक है। कैप्लान से आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और आप याद जो करना होता है वो मिनी कैटजन को करना होता है आपने। ठीक है। तो ये याद रखना, कैप्लान इज़ फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड मिनी कैटजन याद करने के लिए। इसमें कैप्लान में मोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे दिए हुए हैं, मोटे मोटे क्लिनिकल यूजेस और साइड इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं, बट ना आपके पास बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और क्लिनिकल यूजेस मिसिंग हैं कैप्लान में, तो वो इसलिए मिनी कैटजन और निमोनिक वाली बुक से ही करने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिसोर्सेज पे। तो एक और किताब होती है आपके पास, लिपिनकॉट। ये लिपिनकॉट जो है बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, यानी मैं अगर मिनी कैटजन और इसको करूँ ना कंपेयर, तो ये बहुत अच्छी लिखी हुई है। बच्चे को अगर समझनी है ना किताब से, ये तो लिपिनकॉट से ही समझ आती होती है, मिनी कैटजन से याद होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये बिग कैटजन अगर आप पढ़ो ना तो उसमें चीज़ें समझ आती होती हैं उसको पढ़ने से, लेकिन आपके पास ना इसको याद, इसीलिए MBS जो है ना वो सुनना ज़रूरी है, कि MBS जो है ना उसने बिग कैटजन पढ़ी हुई होती है, तो वो चीज़ें समझा देता है, तो आपको समझ आ जाती हैं। तो इस वजह से ये मैंने बताया है। अच्छा, और इसके अलावा लेकिन ये लिपिनकॉट ना, हाँ, इससे पेपर नहीं बनता होता, पेपर तो मिनी कैटजन से ही बनता होता है, तो इसीलिए आप लिपिनकॉट मेरा नहीं ना मशवरा के लो, बस इसके ना अंदर शुरू के जो 2 चैप्टर हैं ना जनरल फार्माकोलॉजी के, वो आपको करने होते हैं, क्योंकि वो पेपर में वहीं जनरल फार्माकोलॉजी यहीं लिपिन से आती होती है। तो इस वजह से ना आपका जी, और ना बाकी आपको कभी कभार ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में ज़रूरत पड़ जाती है लिपिनकॉट की, तो उसके लिए PDF रख लेना बस इसका।
ये पीडीएफ रख लोगे तो असना लिपिनकॉट इज़ मोर देन इनफ कि ये पीडीएफ ही है। बाकी इसकी एक अदर ना वो रिव्यू बुक होती है जो इसके अंदर ना एमसीक्यूज़ होते हैं, उसका भी पीडीएफ ही कर लेना, वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए हो जाती है। या एमसीक्यूज़ के लिए एक और बात, हमारे असेसमेंट्स हो गई, स्टैंड अप्स हो गई है, इनमें कॉपी पेस्ट होते हैं मिनी कैटजन के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। मिनी कैटजन के हर चैप्टर के एंड में ना होते हैं एक्सरसाइज एमसीक्यूज़, ये इस तरह के, ये जिस तरह 10 हर चैप्टर के एंड पे 10 दिए हुए होते हैं। मैंने दूसरी किताब पे किए थे एमसीक्यूज़, तो ये लेकिन यहाँ पे आपको हर अब ये एमसीक्यूज़ भी दिए होते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई यील्ड। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, फिर भी आप इसमें आपको 10 एमसीक्यूज़ हैं तो 20 नई बातें मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये एमसीक्यूज़ करना मस्ट होते हैं आपके पास। ये है क्योंकि इसमें वो बातें लिखी होती हैं जो शायद चैप्टर में भी नहीं लिखी होती हैं। तो इस वजह से मस्ट आपने जो करने हैं वो है मिनी कैटजन की एक्सरसाइजेस, और सिर्फ हर चैप्टर के, यानी अगर 54 चैप्टर्स हैं तो 540 एमसीक्यूज़ हैं। और उसके बाद ना किताब के आखिर में अगर आओ तो किताब के आखिर में ना 200 एमसीक्यूज़ और दिए हुए हैं। तो ये 200 एमसीक्यू एग्जामिनेशन 1 और एग्जामिनेशन 2, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज। इनके ये 100 एमसीक्यूज़ ना रट लेने होते हैं, ठीक है। तो ये 200 है, तो टोटल में आपके पास मिनी कैटजन की एक्सरसाइज के कोई 740 एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपको करने होते हैं, क्योंकि ये हाई यील्ड होते हैं। अगर इसके बाद भी आपका एमसीक्यूज़ करने का दिल कर रहा है तो आप लिपिनकॉट रिव्यू बुक पे चले जाओ। फिर भी नहीं अगर दिल भर रहा तो कैप्लान के ना हर चैप्टर के बाद कुछ ना वो दिए होते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, जिस तरह ये इस तरह करके थोड़े थोड़े से होते हैं। ये इनको आप देख सकते हो, ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। बट इसके वाले जो है ना, ये मिनी कैटजन वाले, ये काफ़ी ज़्यादा आपके ना गलत होते हैं। ये जिस तरह मुझे पहली असेसमेंट में मुझे नहीं पता था कि ये करने होते हैं, मैंने नहीं किए, तो मेरे एमसीक्यूज़ के अंदर ना 60 में से 43 आए थे, बच्चों के 59 भी आए थे, और उन्हीं की फिर पोजीशंस भी आई थी, ठीक है। तो इस वजह से ना आपने इसको किसी हालत में नहीं छोड़ना, मिनी कैटजन के एमसीक्यूज़ को। लिपिनकॉट भी होगी। फिर आ जाते हैं एक और सवाल जो अक्सर बच्चे करते हैं कि स्केची फार्माकोलॉजी करनी चाहिए। स्केची माइक्रो तो मस्ट करनी है ना, वो मैं पैथो में आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। बट आ जाती है फिर स्केची फार्माकोलॉजी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्केची फार्माकोलॉजी की थी, ठीक है, बट ना सिर्फ एक दफ़ा की थी, और एक दफ़ा करने से बिलीव मी कुछ याद नहीं रहता। ये स्केची तो ख़ास तौर पे ना आपको बिल्कुल याद नहीं रहती जब तक आप 2 से 3 दफ़ा ना करो। स्केची फार्माकोलॉजी की 2 बातें हैं कि एक तो ये बहुत लेंथी है, इसकी एक जो यानी एक पेज की वीडियो है वो 25 से 30 मिनट की होती है, और आपको नोट करने और हाईलाइट करने। अब इसमें भी अगर आप देखो ना तो मैंने स्कीम यही बनाई हुई है कि ना पिंक से आपके पास इसके क्लिनिकल यूजेस वगैरह हो जाते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो ना उससे दूसरे डिफरेंट कलर्स से हो जाती हैं। जिस तरह ये अगर ग्रीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, पिंक से ये मैंने क्योंकि हर जगह यही स्कीम अपनाई हुई थी, ठीक है, कि पिंक से आपके पास इसके क्लिनिकल यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स ग्रीन से, इसी तरह है। तो स्केची फार्माकोलॉजी जो है ना, अगर आपने करनी है, ये स्केची बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत अच्छी दी हुई है, यानी ना मैं कहूँगा कि सिमेट्री में दी हुई है, और वेरी गुड बुक, लेकिन टाइम टेकिंग है। और अगर आपने एक दफ़ा की है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कम से कम ये 2 दफ़ा करनी पड़ेगी। तो अगर तो आप बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं तो आप ये कर सकते हो, ये वगरना मेरा मोस्टली को यही मशवरा है कि ये वाला जो मैंने कॉम्बिनेशन सारा बताया है ना, ये ही बहुत है। इसके अलावा स्केची फार्माकोलॉजी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन आपको स्केची का बहुत दिल है तो आप ये कर सकते हो ये, बट वगरना ना दिस इज़ मोर देन इनफ ना हर चीज़ के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपने यूएसएमएलई वगैरह करना है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं फिर स्केची साथ साथ कर लो। ये आपको फिर ऑब्वियसली आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है अगर आपने यूएसएमएलई करना है, तो उसके लिए फिर स्केची फार्माकोलॉजी किया जा सकता है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। फिर आ जाते हैं कुछ हमारे पास अब ना वो लेक्चर्स के ऊपर। निंजा नर्ड के लेक्चर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं फार्माकोलॉजी के। ये लिपिनकॉट से पढ़ाता है निंजा नर्ड। इसके अंदर फार्माकोलॉजी में 20 वीडियोस हैं, सारे टॉपिक्स पे नहीं है, लेकिन जिसमें जनरल फार्माकोलॉजी कवर होती है, एएनएस कवर होता है, और आपके पास ना सीवीएस कवर होता है, और कुछ ब्लड भी कवर हो जाता है, और बाकी ना कुछ वीडियोस हैं जो कि उसकी हैं कीमो की वीडियोस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये है, एक प्लेलिस्ट है 20 वीडियोस की निंजा के लेक्चर्स की, बहुत अच्छे बनाए हुए हैं उसने, यानी इंतहा लंबे हैं, 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं ये, बट बहुत अच्छे हैं ये। तो इफ़ आपका ये सब करने के बाद भी आपका ना वो बहुत पढ़ने का दिल है ना, तो आप निंजा के लेक्चर्स भी ले सकते हो।
या आपको यानी सेकंड ईयर में निंजा लेके बहुत मज़ा आया था तो आप फिर निंजा के लेक्चर्स भी ले सकते हो। तो आप यूँ कर सकते हो कि फिर आप कैप्लान के लेक्चर्स मिस करके आप निंजा के लेक्चर ले सकते हो, बट फिर भी कि निंजा के हर टॉपिक पे नहीं है तो आपको कैप्लान फिर भी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हो। नजीब के लेक्चर्स जो है ना वो आपके पास 2 ही टॉपिक्स के अवेलेबल हैं, एक ANS के और एक CVS के। ये भी आपको जो मैंने ड्राइव दी हुई है वो ये। नजीब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट बहुत लंबा है, यानी इनका एक एक चैप्टर की वीडियो 6-6 7-7 घंटे की है। मेरे से नहीं लिया गया था, मैंने कोशिश की थी बट मेरे से नजीब नहीं लिया गया। तो इस वजह से आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ले सकते हो तो ये पढ़ाते तो बहुत अच्छा है ये, नो डाउट ये, बट बहुत लंबा है ये। फिर आ जाते हैं हम ब्रेनलेस और सेल्फलेस पे। ब्रेनलेस आप ही ने फिजियो तो सेकंड ईयर की बहुत मज़े की कराई थी, बट ना फार्माकोलॉजी भी शुरू जो जनरल फार्मा और शुरू कोलिनर्जिक वगैरह है वो अच्छा कराया है। ठीक है, नो डाउट ये एक तो पढ़ाती लिपिनकॉर्ड से हैं ये, और ना दूसरा मसला ये हो गया था कि फिर बीच में ना इन्होंने कोई वो ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर लिया था ये, तो उससे ना थोड़ा सा ना दिल खट्टा हो गया, ये अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, तो इस वजह से ना ये आई वॉन्ट रिकमेंड ब्रेनलेस। अगर आप फिर भी देखना चाहो तो आपके ऊपर है प्रॉपर ये, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सेल्फलेस आप ही के लेक्चर्स कितना शॉर्ट वीडियोस हैं, देखी जा सकती हैं फॉर रिवीजन। आप रिवीजन के लिए सेल्फलेस के देख सकते हो ये, बट शॉर्ट लेक्चर्स में मैं इन दोनों से ज़्यादा ना इस दफ़ा इनको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ये और ये 3 शॉर्ट लेक्चर्स। स्पीड फार्माकोलॉजी बेस्ट लेक्चर्स हैं इसके, बेस्ट कैटजन से ही होते हैं ये और छोटे छोटे होते हैं। स्पीड फार्माकोलॉजी के बेहतरीन लेक्चर्स हैं आपको टॉपिक समझाने के लिए ये। अगर आपको कैप्लान का लेक्चर देख के नहीं समझ आ रही ना तो जस्ट गो फॉर स्पीड फार्माकोलॉजी, ये आपको उस टॉपिक का सब कुछ समझा देगा। ठीक है, तो स्पीड फार्माकोलॉजी वेरी बेस्ट लेक्चर्स इसके। इसके अलावा एलेला मीडिया मेडिकल मीडिया की भी कुछ ANS और CVS की वीडियोज़ हैं, तो वो भी कॉन्सेप्ट देती हैं। मेजरली कॉन्सेप्ट के लिए ये है, याद आपको इससे मेजर बातें होंगी, मेजर कॉन्सेप्ट के लिए है। और डर्टी मेडिसिन भी आपके पास मेजरली कॉन्सेप्ट, और हाँ इसमें कुछ ना कुछ निमोनिक्स वगैरह भी ये बताता होता है। ये वैसे तो MLE के लिए डर्टी मेडिसिन के लेक्चर अच्छे होते हैं कुछ कुछ, लेकिन क्या कहते हैं ना ये आप कॉन्सेप्ट्स और इसके लिए भी डर्टी मेडिसिन के देख सकते हो। तो ये आपके पास कुछ ना कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से इसके। फार्माकोलॉजी को याद रखने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि बार बार रिवाइज़ करो, लिखो और बार बार रिवाइज़ करो। एक दफ़ा आपने ये चीज़ कर ली है ना, आपको अच्छा लगेगा, आपको टॉपिक आता होगा वो, लेकिन आपको 1 महीने बाद एक लफ्ज़ याद नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप फिर दोबारा से इस सब के अंदर नहीं जाओगे। जो मैंने एक तरीका बता दिया तो उससे क्या होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेजरली क्लासिफिकेशन, समरी टेबल्स एंड एट मोस्ट मिनी कैटजन को आपको पढ़ना पड़ेगा ये। तो इसी को आप बार बार जब पढ़ोगे, बार बार इसको रिवाइज़ करोगे, लिखो ना, आपका क्लिनिकल यूजेस और उसके निमोनिक्स लिखोगे, उससे वो सब ये करोगे ना, तो आपके पास इस चीज़ के लिए आसानी रह जाएगी। तो आई होप आपको ना ये समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने फार्माकोलॉजी को डील करना है। बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बहुत तंग भी करता होता है। मुझे भी बहुत तंग किया क्योंकि याद नहीं हो रहा होता या ना मुश्किल लग रहा होता है। बट अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।